हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमें अच्छे से पता है कि एक बार प्लीडिंग, चाहे वो प्लेंट हो चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, कोर्ट में जाती है तो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश होती है या फिर नहीं होती, उसके बारे में हमारे पास रूल 17 और रूल 18 दोनों ही डील करते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक आउट की भी बात कर ली, हमने प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं वो भी बात कर लिया, वेरिफिकेशन की भी बात कर ली। तो जितनी वीडियोस अभी तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ में 25th है तो मतलब 24 मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और नोट्स भी शेयर कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। अभी तक की सारी वीडियोस के जितने भी नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। और प्लस आपको कोई और क्वेरी होती है, कोई इशू रहता है तो चैट ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक है और टेलीग्राम पर ही इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। अगर कुछ इशू आता है, नोट्स नहीं मिल पाते या फिर कोई और इशू आता है कि नहीं खुल पाता लिंक, तो मेरा नाम आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, देन यू विल फाइंड द ग्रुप और उसमें आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे कि समझ में आ रहा है प्लीडिंग और अमेंडमेंट, तो यानी प्लीडिंग में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर प्लीडिंग आ गई तो इसका मतलब प्लेन टू रिटन स्टेटमेंट दोनों आ गए। अब प्लेन टू रिटन स्टेटमेंट दोनों आ गए तो इसका मतलब यहाँ पर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों लोग आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग देखिए, अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फ्री लाइव क्लासेस होती हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग एजुकेटर कवर कर रहे हैं। मैं खुद इंडियन एविडेंस एक्ट अभी कवर कर रही हूँ, कुछ ही दिनों में सीआरपीसी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका सीपीसी चल रहा है और वहाँ सीआरपीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आपको एकदम डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा और अर्चना कोड लगा करके आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो उसका सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। ये वाले के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी वैसी ही होएगी जैसी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्पेशल क्लासेस हैं तो मैं आपको कम पढ़ाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ में बिल्कुल भी आप सोचिएगा मत। तो आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री प्लान को अर्चना यूज़ करके। और अगर प्लस की तरफ जाते हैं देन ऑल्सो यू कैन गेट डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड, रेफरल कोड अर्चना, एंड यू विल गेट 10% ऑफ। आप जब जाते हो अनअकैडमी की तरफ तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। प्लस की सब्सक्रिप्शन एक्सेस होती है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ते हैं और आपको आपके जुडिशरी के जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक बैच स्टार्ट होने वाला है 9 जून से। तो अभी आप देखिए काफ़ी कितना टाइम हमारे पास बचा है, ठीक है, 4-5 दिन ही कुल हमारे पास बचे हैं। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं कराया तो एनरोल करा लीजिए। इसकी ड्यूरेशन 1 साल है और आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं अर्चना, एंड यू कैन गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। और इस बैच के अंदर आपको हर जुडिशरी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और जो फोकस रहेगा वो सभी जुडिशरी की तरफ रहेगा और आपका हर एरिया सब्जेक्ट आपका कवर होगा, बीट जीके, बीट लॉ, बीट इंग्लिश, हिंदी, मतलब जो भी लैंग्वेजेस सब आपके कवर कराई जाएंगी। एंड इफ़ यू आर लाइक फ्रॉम पंजाब तो पंजाबी भी कवर कराई जाएगी। तो ये बैच स्टार्ट होने लगा है सभी जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। For getting the discount of 10% for availing the discount, you just have to like type the code Archana and you will get 10% off. एक और बैच है जो अनिल खन्ना सर के छत्र छाया में स्टार्ट होने वाला है और ये आप जानते ही हैं अनिल खन्ना सर के बारे में। उनकी खुद की लॉ अकेडमी चंडीगढ़ में बहुत पॉपुलर और 300 से ज़्यादा के जजेस ये लोग बना चुके हैं, अपनी अकेडमी से प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आपके गोल को अचीव करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा। 15 जून से स्टार्ट होगा और ये बैच का लिए भी आप रेफरल कोड सेम लगा सकते हैं। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही देख पाएंगे, आप जो भी प्लस कोर्सेज चल रहे होते हैं, जैसे अगर मेरे भी कोर्सेज चल रहा है प्लस में, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो।
और अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड ऑफ़र है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 12 मंथ्स के लिए जाते हो तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, और 18 महीने के लिए आप जाते हो तो 3 महीने का फ्री मिलता है, और 24 मंथ्स के लिए आप जाते हो तो 4 महीने का फ्री मिलता है। तो है ना किफ़ायती कि काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इसमें ऑफ़र मिल रहे हैं। फिर आपको लास्ट मिनट की प्रिपरेशन, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, सॉल्विंग मॉक क्वेश्चन पेपर्स विल बी देयर, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज विल बी डिस्कस्ड विद यू, एंड PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड विद यू। तो ये सब बेनिफिट आपको अनअकैडमी देता है। आप जब गेट सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन, जो भी आपको अवेल करना हो। आई वुड सजेस्ट आप 1 साल के लिए जाइए, बिकॉज बहुत एक तो बेनिफिट है, एक कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर आपको 12 मंथ्स का आप जाते हो तो फिर आपको 2 महीने अभी फ्री भी मिल रहा है, और उसके बाद रेफर कर दीजिए कोड अर्चना एंड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम रूल 17 की तरफ। तो रूल 17 क्या कहता है और रूल 18 क्या कहता है। बेरेट की लैंग्वेज है, बड़ी सिंपल सी है, बट हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि रूल 17 का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो पहले रूल 17 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कहता है। क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। आज हम थोड़ा अपोजिट कर रहे हैं, आज हम पहले बेरेट से पढ़ते हैं फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सी बात कहता है हमारा रूल 17 कि कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर, जो प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी स्टेज पर, अब ध्यान दीजिए किसी भी स्टेज का मतलब चाहे सूट अभी इंस्टीट्यूट हुआ है, ट्रायल चल रहा है, चाहे अपील है, तो किसी भी स्टेज पर जो होती हैं कोर्ट जो होती हैं मे, तो मे वर्ड यूज़ हो गया तो मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर आ गई। कोर्ट अलाउ कर सकती है, आइदर पार्टी है तो इसका मतलब डिफेंडेंट भी हो गया और प्लेंटिव भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि कोर्ट क्या कर सकती हैं, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर डिस्क्रिशन है उनके पास कि वो अल्टर करने के लिए या फिर अमेंड करने के लिए प्लीडिंग को अलाउ कर सकती हैं। अगर उन्हें लगता है कि अगर प्लीडिंग हमने अमेंड नहीं कराने दिया तो उससे क्या होगा, उससे जो रियल क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी के वो सेटल नहीं होंगे। अब रियल क्वेश्चन का मतलब देखिए, अगर दो व्यक्तियों के बीच में वाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो अगर उसमें प्लीडिंग में प्रॉपर्टी की कीमत की जो मतलब बताई गई है, जो कीमत बताई गई है, अगर वो कम बताई गई है तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है उससे जो है इफेक्ट हो सके जो हम करें किस तरीके से न्यायोचित तरीके से और न्याय के हित में सूट जो है डिसाइड होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर जो रियल क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में डिसाइड नहीं हो सकते, अगर प्लीडिंग को अमेंड किए बगैर, तो फिर कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकती हैं। और ये जो प्रोवाइज़ो है ये जोड़ा गया था 2002 के अमेंडमेंट के बाद में। और वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं रूल 17 ये कहता है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे हमें पता है लिमिटेशन पीरियड होती है, अगर आपको कोई अब एप्लीकेशन लेके जानी हो, सूट लेके जानी है, तो अमेंडमेंट के लिए अगर आप देखो आपने लिमिटेशन एक्ट में मेरे साथ क्लियर किया हुआ है, तो वहाँ अमेंडमेंट के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने अमेंडमेंट के लिए लाना है। लेकिन फिर भी ये प्रोवाइज़ो कहता है कि नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज़ कमेंस्ड unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of the trial। तो ये बात ऐड हुई थी 2002 के अमेंडमेंट के बाद कि एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद नहीं, कोई भी पार्टी को अलाउ नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ये वर्ड यूज़ किया गया है, इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस का मतलब पूरी होशियारी बरतने के साथ साथ पूरे केयरफुल होने के बावजूद भी पार्टी जो थी कोई चीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रियल क्वेश्चन है हमारे कंट्रोवर्सी में, वो प्लीडिंग में डालना भूल गई, तो उस केस में जो है नहीं डाल पाई। उस वक्त उन्हें वो फैक्ट नहीं पता था, सिर्फ भूलना ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस बात ये है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपना जो है रैशनल, अपना माइंड जो है तार्किक जो इस्तेमाल किया था, उसके बाद ही जो है क्या हुआ था, वो कुछ भूल गए या कुछ नहीं कर पाए, तो फिर कोर्ट जो है उसको अलाउ कर देगी। तो रूल 17 हमें ये कहता है। फिर रूल 18 क्या कहता है, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। तो अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप अमेंड कर लीजिए और जो पार्टीज़ होती हैं वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, मतलब अमेंडमेंट नहीं कर पाती, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कह रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है कोर्ट ने, तो उस टाइम पीरियड के करने के अंदर अंदर करना है। कि आपको बोल दिया जैसे ए ने बी के खिलाफ कोई सूट फाइल किया है, प्लेंट लेकर के गया वो, और अब उसे लगता है कि कोई ऐसा तथ्य उसे मिल गया जो उससे बहुत ज़रूरी है, और अगर वो तथ्य मैंने प्लेंट में अमेंड नहीं करा के जो ऐड करवाया, तो क्या होगा, फिर न्याय जो होगा
हो सकता है वो मेरे पक्ष में ना आए या फिर न्याय ढंग से हो ही नहीं पाए, तो उस केस में कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक बात है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देते हैं। फिर उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर करते हैं कि हाँ जी आप अमेंडमेंट कर लो उसमें प्लीडिंग में। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो अमेंड नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, या अगर टाइम नहीं देती है कोर्ट तो उस केस में क्या होगा। देखो, अगर कोर्ट ने टाइम दिया है तो कितना टाइम दिया होगा, उसके अंदर अंदर अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है। और अगर कोर्ट ने टाइम नहीं दिया तो 14 डेज़ का टाइम पीरियड है, इसको इम्पोर्टेंटली अपने दिमाग में डाल लेना। 14 रूल है और 14 डेज़ है और 18 रूल है, ठीक है। 14 डेज़ के अंदर अंदर व्यक्ति को अमेंड करना पड़ेगा, और अगर वो अमेंड नहीं करता है तो क्या होगा, ही शैल नॉट बी परमिट टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम एज अफोरसेड और ऑफ सच 14 डेज एज द केस में बी अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। वेरी सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ही सिंपल बात है। मैंने आपको कहा ए ने एक सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, उसने प्लीडिंग लेके गया, प्लेंट लेके गया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मेरी इतने रुपए की है और ये जो है व्यक्ति जो है मुझे नहीं दे रहा है, मेरे पर पोजेशन लेके बैठा हुआ, या कोई भी तरीका हुआ, कुछ भी बात हुई, कुछ भी मुद्दे उनका कॉज ऑफ एक्शन था, वो लेके चला गया सूट। और वहाँ पर फिर उसको पता चलता है अच्छा प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तो इतनी है, तो उससे अगर हमारे केस पे फ़र्क पड़ने वाला है तो वो जाता है कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाने के कि मुझे जो है अमेंडमेंट करने के लिए दिया जाए, किसमें, अंडर रूल जो है 17। अब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, में हमने वर्ड यूज़ किया, कोर्ट उसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप अमेंडमेंट कर लो। अब आपसे बोला, जैसे आज हमने कहा 5 जून है तो कहा कि आप जो है 10 जून तक इसको अमेंड करके लाओ, तो 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अंदर अमेंड करके लाना है। तो अगर पार्टी नहीं लाए तो फिर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मतलब 11वें दिन अगर व्यक्ति उठ के आ जाए और कहे भाई मैं तैयार हूँ, मैंने प्लीडिंग की अमेंडमेंट कर ली, तो नहीं, कोर्ट जो है उसको अलाउ नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट को यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ भाई जेन्युइन रीज़न है, बंदा बीमार हो गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होगी कि नहीं ला पाया, कुछ भी दिक्कत हो गई और कोर्ट को लगता है कि एक्सटेंड कर देना चाहिए उस टाइम पीरियड को भी, भाई 5 से 10 तारीख का दिया था टाइम, अगर 11वां तारीख भी देनी है तो दे दीजिए। अगर ऐसा है तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकते हैं। और अगर कोर्ट ने टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया, मतलब 5 तारीख को कहा अमेंड कर दो, ये नहीं बताया कितने दिन में, तो 14 डेज़ का टाइम पीरियड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रूल 18 में लिखा हुआ है कि 14 डेज़ के अंदर अंदर उसे अमेंडमेंट लाना होगा। और अगर नहीं लाएगा तो फिर वही बात है, फिर उसको अमेंडमेंट के लिए 15वें दिन अलाउ नहीं किया जाएगा अगर कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती। तो ये तो हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है ये रूल 17। क्यों क्या कहता है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इस रूल 17 का। ये ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जब भी हम एक केस की बात करते हैं, जब एक केस जाता है कोर्ट में, जब प्लेंट जाती है कोर्ट में, तो कोर्ट में जब भी प्लेंट लेके जाता है वादी, तो जितनी भी डिटेल्स होनी चाहिए जिससे कि केस जो है वो डिसाइड हो सके, न्याय हो सके, तो वो सारी डिटेल्स उसको उसके अंदर डालनी है, लेकिन अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी है। तो पैरामाउंट ऑब्जेक्ट बिहाइंड अमेंडमेंट ये है कि कोर्ट जो है वो केस को मेरिट के बेस पे डिसाइड करे, है ना, फैक्ट के बेस पे डिसाइड करे, और जो फैक्ट है वो उनके सामने नहीं आए अगर एक प्लीडिंग से, और वो अमेंडमेंट के थ्रू व्यक्ति लाना चाहता है या ला सकता है, तो कोर्ट फिर उसको अमेंडमेंट को अलाउ कर सकती है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि जब हम एक व्यक्ति, एक पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है अपनी प्लीडिंग लेके आता है लेकिन वो बातों को ठीक से नहीं कह पाता या प्लीडिंग में वो फैक्ट नहीं डाल पाता जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसाइड करने के लिए मैटर को, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती हैं कि आप इसको अमेंडमेंट करके ले आओ। ये केस देखो, पिरगोंडा पाटिल वर्सेस कलगोंडा पाटिल, इसमें यही बात की गई थी कि पैरामाउंट ऑब्जेक्ट behind amendment is that the court should try the merits of the cases that comes before them and should consequently allow all amendments that may be necessary for determining the real question in controversy between the parties provided it does not cause injustice or prejudice to the other side। अभी मैं आपको बताऊंगी किन किन कंडीशन में कोर्ट जो है अमेंडमेंट अलाउ करती हैं और किन कंडीशन में कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ नहीं करती। तो अगर कभी ऐसा होता है कि अगर अमेंडमेंट अलाउ किया गया तो इनजस्टिस हो जाएगा दूसरी पार्टी के साथ में, दूसरी पार्टी के अधिकारों का हनन होगा,
प्रेजुडाइज होगा, उसके साथ तो कुछ गलत किया जाएगा, अगर ये अमेंडमेंट अलाउ किया गया तो कोर्ट उस केस में अमेंडमेंट को अलाउ नहीं करती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी थ्रू जय जय राम मनोहर वर्सेस नेशनल बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई 1969 में कहा कि कोर्ट इसलिए बनी है ताकि वो जस्टिस कर सके, इसलिए नहीं बनी है कि वो छोटी छोटी मिस्टेक के लिए पनिश करें। इसका मतलब अगर कभी पार्टी से कोई गलती हो जाती है प्लीडिंग में कोई फैक्ट लाने से, तो उस चीज़ को वहाँ पर अलाउ किया जाए। इस चीज़ को बात यहाँ पर भी दोबारा से कही गई। फिर जो प्रोविज़न्स हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के, वो किस लिए हैं आपको बता दिया। प्रमोट एंड जस्टिस एंड नॉट फॉर डिफीटिंग दैम, कि इसीलिए मैंने बोला डिफीटिंग दैम का मतलब ये है कि अगर हमने अलाउ कर दिया तो उससे क्या होगा, दूसरी पार्टी जो है उसके अहित में होगा ये। तो हमने क्या करना है, अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है वो तो हित के लिए रखे गए हैं ना, न्याय के लिए रखे गए हैं। तो अगर दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है तो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। एक लीडिंग केस और था क्रूपर वर्सेस स्मिथ 1884 का। यहाँ पर जो मतलब बाउन एलजे थे, उन्होंने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव क्या है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का। उन्होंने कहा आई थिंक इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट्स इज टू डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड नॉट टू पनिश दैम फॉर मिस्टेक्स दे मेक इन द कंडक्ट ऑफ देयर केसेस बाय डिसाइडिंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स। तो उन्हें छोटे छोटे मिस्टेक के लिए पनिशमेंट करना नहीं है ऑब्जेक्ट ये है ताकि जो है न्याय हो सके, न्याय के हित में हम फैसला ले सकें, और जो है जिसके साथ भी गलत हुआ है, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो प्लेंटिफ हो, उसके साथ हम न्याय कर सकें, इसके लिए अमेंडमेंट का ये रूल यहाँ पर रखा गया, ये ऑब्जेक्टिव है। नेचर एंड स्कोप को देखेंगे। देखिए इसमें एक केस है, ये प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया, मा शोए मिया वर्सेस माउंग मो हुआंग 1921 का। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रूल्स ऑफ कोर्ट्स हैं वो क्या हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं ताकि जो है अल्टीमेटली न्याय हो सके, न्याय के हित में जो है फैसला लिया जाए, जो डिसीजन कोर्ट ले वो न्यायोचित हैं, इसीलिए जो है प्रोविज़न बनाए जाते हैं। जो मेन हमारा मुद्दा रहता है वो न्याय रहता है, और बाकी के जो रूल्स रहते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि न्याय प्रिवेल हो, जस्टिस हो सके। और इसीलिए कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फुल पावर ऑफ अमेंडमेंट जो है वो दी जाती है कोर्ट को, कि आप अमेंडमेंट करा सकते हैं प्लीडिंग में, और कैसे, वो भी लिबरली एक्सरसाइज करा के। लिबरली का मतलब ऐसे नहीं कि भाई आप बोल रहे हो कि आप जो है हर केस में ही आप अलाउ कर दें, या फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो करेंगे ही नहीं अलाउ, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर कह रहे given to the circumstances, according to the circumstances, given circumstances जो है वो paying attention to the circumstances decide करना है कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को हम अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इस प्लीडिंग को अमेंडमेंट के लिए आप बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते। इसीलिए कह रहे जब अमेंडमेंट आया तो देखना है कि व्यक्ति जो है वो अमेंडमेंट के लिए क्यों बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है वो ऐसे चीज़ के लिए अमेंडमेंट के लिए बोल रहा है जो कोज ऑफ एक्शन है, और वो कोज ऑफ एक्शन ऐसा अमेंडमेंट हो जाएगा कि पहले वाले कोज ऑफ एक्शन को वो नए वाला अमेंडमेंट के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो सोचो पूरे का पूरा केस ही चेंज हो जाएगा, है ना। मैं बोल दूं कि भाई हमारी लड़ाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर है, और फिर अब बाद में अमेंडमेंट कराना जाओ, नहीं ये वाली प्रॉपर्टी नहीं थी, गलती होगी, प्रॉपर्टी तो ये थी। तो दैट इज़ व्हाट सब्जेक्ट मैटर भी आप पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते, कोज ऑफ एक्शन भी सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते अमेंडमेंट की जब बात कर रहे हो। ठीक है, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। फिर ये बता ही दिया क्योंकि हमारे जो रूल है, रूल के अंदर ही मे वर्ड यूज़ कर लिया गया कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट के अपने न्याय के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर बात आती है ऑर्डर 1 रूल 10 में जो हमने पढ़ा था कि पार्टीज़ को स्ट्राइक करने की, पार्टीज़ को ऐड करने का पावर किसके पास है, कोर्ट के पास है, एप्लीकेशन के थ्रू या फिर खुद ही कोर्ट जो ऐसा कर सकती है। इन द सेम वे यहाँ पर रूल 17 में भी यही है, कोर्ट को पावर है कि वो अमेंडमेंट के लिए अलाउ कर सके, चाहे तो एप्लीकेशन आए चाहे फिर सुओ मोटो आए, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, कोर्ट की मर्जी है वो अलाउ करें या फिर नहीं करें। अब कह रहे हैं कि ये जो है ये डिसाइड किया जाता है केस टू केस बेसिस पे। मैंने आपको बताया सिचुएशन देख के कि इन सिचुएशन में अलाउ किया भी जाना है या नहीं, कोर्ट डिसाइड करती हैं कि हाँ जी अमेंडमेंट परमिटेड है या फिर नहीं। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोसीडिंग्स, तो कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, मींस अमेंडमेंट के लिए कब कब कहाँ कहाँ व्यक्ति जा सकता है। तो सूट में तो जा ही सकते हैं,
फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अमेंडमेंट करा सकते हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के थ्रू भी, इलेक्शन मैटर्स में भी, लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी कोई क्लेम है वहाँ पर भी, पेटिशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट है वहाँ पर भी, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है या जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, कोई और भी तरीका है, कोई और भी जगह है जहाँ पर कि हम बात करते हैं न्याय का कोई मुद्दा उठा है और वहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत है प्लीडिंग में, तो वो करा जा सकता है। अब आता है ये बात क्या जो हमारा रूल 17 है ऑर्डर 6 का, क्या वो एक्सॉस्टिव है, मतलब बस यहीं पर अमेंडमेंट की बात हुई और कहीं पर भी नहीं हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए अलाउ नहीं होता या फिर हम कहें कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो रह जाती है, तो फिर जो सेक्शन 115 है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो मतलब ये जो सेक्शन है हमारा 115, ये आप कह सकते हो साथ में कवर कर लेगा अपना ऑर्डर 6 हमारा रूल 17 को। मतलब रूल 17 एक्सॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, जहाँ पर भी लैक करता है वहाँ पर पर्सन सेक्शन 115 की शरण में जा सकता है। फिर आता है लीव टू अमेंड व्हेन ग्रांटेड। मैंने आपको बताया ना, हम आराम से पढ़ेंगे कि कब कब जो है ये जो लीव है, लीव का मतलब परमिशन दी जा सकती है कि आप अमेंडमेंट कर लीजिए। तो जनरल रूल क्या है कि लीव तब दी जाएगी जब रियल क्वेश्चन ऑन इशू बिटवीन द पार्टीज टू बी रेज्ड इन द प्लीडिंग्स, कि जब लगे कि भाई हाँ एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो यही था जो अमेंडमेंट के थ्रू व्यक्ति लाना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि दूसरी चीज़ के साथ साथ ये भी ध्यान रखनी है कि दूसरी जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उसको हार्म नहीं होना चाहिए। और यही बात टिल्सिली वर्सेस हार्पर 1878 के केस में भी कही गई थी। एक दूसरा केस लो है किशनदास वर्सेस विठोबा 1999 का केस। यहाँ पर बैचलर जे ने ऑब्जर्व किया कि ऑल अमेंडमेंट्स ओट टू बी अलाउड विथ सेटिस्फाइड द टू कंडीशन। बस इन्हें अगर याद रख लोगे ना, पूरा सब एकदम डिटेल याद हो जाएगा। क्या कि दो कंडीशन के ऊपर ही जो होता है अमेंडमेंट को अलाउड करना है। पहला ये कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति, दूसरे पार्टी के अगेंस्ट इनजस्टिस ना हो। जैसे अगर डिफेंडेंट लेके आता है अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन, तो वो कुछ ऐसा अमेंडमेंट नहीं कराए जिससे प्लेंटिफ को नुकसान हो, और अगर प्लेंटिफ अमेंडमेंट के लिए आता है तो कुछ ऐसा ना कराए जिससे डिफेंडेंट को नुकसान हो। तो दूसरे पार्टी के लिए न्यायोचित होना ही चाहिए अमेंडमेंट, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा है ऑफ बीइंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। अगर उससे रियल क्वेश्चन ज़रूरी, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे है जो प्लीडिंग में पहले नहीं लाए गए थे और अब अमेंडमेंट के थ्रू व्यक्ति ला रहा है और उसी के थ्रू जो है केस डिसाइड हो जाएगा या होना होगा, तो उसी तरीके से कह रहे हैं फिर उसको अलाउ किया जाएगा। तो दो पॉइंट अगर याद हो गए तो हम समझ में आ जाएगा कि कब कब अलाउ किया जाएगा। अगर इसको समराइज करें कि कब कब अमेंड किया जा सकता है, तो पहली बात यह है कि रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी में लेके आया, अमेंडमेंट में लेके आया है, अमेंडमेंट इनजस्टिस नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए। कहा जा सकता है कि अमेंडमेंट को इसलिए अलाउ किया गया है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स ना हो, और जब प्लेंट में पार्टीज़ को रॉन्गफुली डिस्क्राइब कर दिया गया था या कुछ छोड़ दिया गया था, जिसमें कि हमने कहा एक इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि यहाँ पर हमने कहा ड्यू डिलिजेंस, हमने कहा ना ड्यू डिलिजेंस तभी अलाउ करेगी कोर्ट जब कोर्ट को लगे कि भाई पार्टी ने पूरी टेक केयर किया था, पूरा अटेंशन था, उसके बावजूद भी नहीं ये जो है उस वक्त जब पहले प्लीडिंग आई थी तब ये नहीं ला पाया था, तब उसको अमेंडमेंट के लिए कोर्ट जो है अलाउ कर देती है। फिर आता है ये कब कब और ग्रांट किया जा सकता है। ये ग्रांट किया जा सकता है जब इनजस्टिस नहीं होता दूसरी पार्टी को, रियल क्वेश्चन हो गया, व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट इज फाइल्ड टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, व्हेन पार्टीज इन द प्लेन और रिटन स्टेटमेंट wrongfully describe, व्हेन द plaintiff omits to do add some properties to the plaint। तो कोई प्रॉपर्टी है, कुछ रह गया, कोई मुद्दा रह गया, उसको छोड़ दिया गया, तो उसको भी ऐड करवाया जा सकता है। और कब कब उसको रिफ्यूज़ कराया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कोर्ट के पास वाइड डिस्क्रिशन है। तो ये जो वाइड डिस्क्रिशन है यहाँ पर कहा गया है कि इस डिस्क्रिशन को कोर्ट ने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि अगर कोर्ट के अपने विवेक की बात हुई है, कोर्ट की मर्जी है, तो कोर्ट इसको गलत भी इस्तेमाल करने लगे, दे ही नहीं अमेंडमेंट के लिए जो परमिशन, तो वो गलत हो जाएगा। लीगल पावर है और लीगल पावर जो है वो इम्प्रॉपरली, अनरीजनेबली और आर्बिट्रली जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पहली बात इस चीज़ को ध्यान रखना है। केस लो देखो गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार 1974 का, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो अमेंडमेंट की पावर है वो अनडाउटली वाइड है, मतलब बिना किसी संदेह के ये बहुत ज़्यादा वाइड है।
और वो किसी भी स्टेज पर जो है वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में एक्सरसाइज की जा सकती है। और यहाँ देखो क्या लिखा है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन नोट विद स्टैंडिंग, तो मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात करो तो इसके ऊपर गवर नहीं करता, लेकिन मैंने आपको बता दिया जो प्रोवाइजो में हमने पढ़ा था कि अगर कोर्ट को लगे कि भाई जब एक बार ट्रायल शुरू हो गया, कमेंसमेंट हो गया ट्रायल, फिर अगर व्यक्ति लाता है प्लीडिंग के लिए, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये तो किसी मतलब इसको पता था प्लीडिंग में ये चीज़ें डालनी है फिर भी नहीं इसने डाली और ये गलती करी इसने पहले जानबूझ के, तो फिर कोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि ड्यू डिलिजेंस के बावजूद भी व्यक्ति से कोई बात छूट गई है तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं है इसकी अलाउ, मतलब परमिट कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको आना ही अमेंडमेंट के लिए। But the exercise of such far-reaching discretionary power is governed by judicial consideration, and wider the discretion, greater ought to be the care and circumspection on the part of the कोर्ट। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि वाइड पावर है, लिमिटेशन नहीं है, तो फिर कोर्ट को और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वो इसके एक्सरसाइज करेंगे कि हमने अलाउ करना है या फिर नहीं करना। तो कब कब रिफ्यूज़ कर सकती है कोर्ट, जब उन्हें लगता है कि जो रियल क्वेश्चन है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर आप ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हो वो अमेंडमेंट और हमारा जो प्लीडिंग की बात कर रहे हो उनमें कोई फ़र्क नहीं, या हम कहें कि भाई एक्चुअल के क्वेश्चन जो है, एक्चुअल जो बातें हैं हम उससे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो पा रही अमेंडमेंट से, तो उस केस में कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट इज़ द बेसिक टेस्ट। मतलब रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन है जिसको आप अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करवाना चाहते हो, जो बातें आप ऐड करवाना चाहते हो, उससे अगर ऑलरेडी जो मैटर चल रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर कोर्ट रिफ्यूज़ कर देंगे, अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगा। केस लो देखो, एडिवेन वर्सेस कोहेन का केस, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट वाज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुई थी? क्योंकि यहाँ पर रियल क्वेश्चन जो कंट्रोवर्सी में था वो उन्होंने कहा वो अमेंडमेंट के थ्रू लाया नहीं जा रहा था, तो फिर क्या फ़ायदा अमेंडमेंट अलाउ करने का। दूसरा है लीव टू अमेंड विल बी रिफ्यूज्ड इफ इट इंट्रोड्यूस ए टोटलिटी डिफरेंट न्यू एंड इनकंसिस्टेंट केस और चेंजेस द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द सूट और डिफेंस। तो अगर फंडामेंटल कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उस केस में भी कोर्ट मना कर सकते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे। एक नई तरीके की बात सामने आ जाएगी अगर अमेंडमेंट अलाउ किया जाता है तो कोर्ट उसको भी अलाउ नहीं करेंगी। केस लो है स्टीवर्ड वर्सेस नॉर्थ मेट्रोपॉलिटन ट्रामवे कॉरपोरेशन 1886 का, जहां पर प्लेंटिफ ने फाइल किया एक सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट ट्रामवे कंपनी की नेग्लिजेंस हुआ है कंपनी की तरफ से। अब कंपनी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर फिर हुआ, फिर उसने कहा कि कंपनी प्रॉपर पार्टी टू बी सूट, फिर उसने बाद में कहा कि कंपनी जो है वो प्रॉपर पार्टी सूट है या नहीं है। इट वॉज नॉट एवन कंटेंटेड दैट द कंपनी वॉज नॉट प्रॉपर पार्टी टू बी सूड। 6 महीने हो गए, रिटन स्टेटमेंट फाइल हुए, कंपनी अप्लाई करती है लीव टू अमेंड द डिफेंस बाय एडिंग द प्ली दैट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन द कंपनी एंड लोकल अथॉरिटी द लायबिलिटी टू मेंटेन ट्रामवेज इन प्रॉपर कंडीशन वाज ऑफ द लेटर। मतलब सूट चल रहा है, 6 महीने बाद उन्हें याद आता है कि हम नहीं है, लोकल अथॉरिटी लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है। फिर कह रहे हैं जब अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आई उसके डेट पे क्या कह रहे हैं, प्लेंटिफ की रेमेडी अगेंस्ट द लोकल अथॉरिटी वाज टाइम बार्ड। Had the agreement been pleaded earlier, the plaintiff could have filed a suit even against the local authority. Under the circumstances, the amendment was refused. समझ में आई मेरी बात? नहीं आई, दोबारा समझो। क्या हुआ इस केस में, जो प्लेंटिफ था उसने एक सूट फॉर डैमेजेस फाइल की, किसके अगेंस्ट? ट्रामवे कंपनी के अगेंस्ट, नेग्लिजेंस के लिए कि कंपनी ने एक डिफेक्टिव कंडीशन वाले को ट्रामवे को अलाउ कर दिया। अब क्या हुआ, कंपनी ने इस एलिगेशन को डिनाई किया, बोला भाई ये नेग्लिजेंस का केस नहीं है, और ये उन्होंने कंटेंशन रखा नहीं, बस ये बताया कि नेग्लिजेंस का केस नहीं है। ये नहीं बताया कि भाई जो है ये मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ, पार्टी तो और कोई होना चाहिए था। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने के बाद में एप्लीकेशन लेके आते हैं या एक प्ली लेके आते हैं कि भाई जो है ये जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी और लोकल अथॉरिटी के बीच में हुआ था और लोकल अथॉरिटी इसके लिए लायबल है। अब आप सोचो 6 महीने हो गए, अब जब अमेंडमेंट एप्लीकेशन बनाई जिस तारीख पर कंपनी ने, उस तारीख पे वो ऐसा मतलब तारीख था कि अगर व्यक्ति प्लेंटिफ चाहता, वही पहले देखो पार्टी उसने किससे बनाया, कंपनी को, कंपनी कह रही जी मैं नहीं, पार्टी तो बननी चाहिए थी लोकल अथॉरिटी, तो जो प्लेंटिफ है उसका जो लिमिटेशन पीरियड हो रहा था ना वो ख़त्म हो जाता। अगर वो, तो अभी हमने बोला ये वाला सूट तो बाहर हो गया, देखो अभी देखो
ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, अब बी बोल दे 6 महीने बाद जी मैं नहीं हूँ पार्टी, तो सी को होना चाहिए था। अब जिस डेट पे कहा उस डेट पे क्या हुआ, इसकी जो रेमेडी थी इसके अगेंस्ट उसका लिमिटेशन पीरियड जा चुका था, तो कोर्ट ने ये बोला कि अब अमेंडमेंट को हम परमिशन नहीं देंगे, 6 महीने हो गए, आपने 6 महीने तक क्यों नहीं किया। तो अमेंडमेंट को परमिशन तब नहीं दी जाती है जब दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अन्याय हो, तो न्याय होगा ना उसके अगेंस्ट, उसे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए फिर कोर्ट ने इसको अमेंडमेंट के लिए अलाउ नहीं किया। वेदर और नोट the proposed amendment changes the character of the suit would depend upon the facts and circumstances of each case considering the nature of the amendment sought। तो ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है कि जो अमेंडमेंट के लिए आ रहा है उससे जो है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि वो जो है सूट का नेचर चेंज कर देंगी या फिर नहीं करेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीव टू अमेंड विल बी रिफ्यूज वेयर द इफेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज टू टेक अवे फ्रॉम द अदर साइड ए लीगल राइट एक्रूड इन हिज फेवर। तो अगर कोई उसके अगेंस्ट एक व्यक्ति एक अमेंडमेंट लेके आता है एक व्यक्ति के अगेंस्ट और ऐसा कुछ अधिकार है उस अमेंडमेंट के बाद जो व्यक्ति है दूसरी पार्टी है उसका लीगल अधिकार जो है वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, प्रेजुडाइज होगा, तो भी उसको कोर्ट जो है अलाउ नहीं करेगी अमेंडमेंट के लिए। जैसे ए है बी के खिलाफ कुछ सूट लेके आता है, सूट स्टार्ट होता है, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी है, डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट ले आता है, बाद में क्या करता है रिटन स्टेटमेंट को अमेंडमेंट करने के लिए बी बोलता है। अब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ अमेंडमेंट वो लेके आता है जिससे इसका अधिकार जो होता है वो हैम्पर करेगा, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये हम कह रहे हैं कि लीव टू अमेंड तब भी रिफ्यूज़ की जाएगी जब एप्लीकेशन जो होती है वो गुड फेथ में नहीं बनती है। गुड फेथ का मतलब मालाफाइड इंटेंशन के साथ में अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, मतलब देरी करने के लिए, फालतू में परेशान करने के लिए कोर्ट को भी और पार्टी को भी, तो वो अलाउ नहीं होगा। समराइज़ करेंगे तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट व्हेन नेग्लिजेंट होते हैं तो उस केस में यहाँ पर कोर्ट जो होती है अमेंडमेंट को अलाउ नहीं करती है। प्रपोजल और जो प्रपोजल है अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन का वो अनजस्ट है, मतलब एक व्यक्ति को तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें अलाउ नहीं होएगी। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज़ रिफ्यूज्ड व्हेन इट वायलेट्स द लीगल राइट और कॉज इनजस्टिस टू द अदर पार्टी। ये तब भी रिफ्यूज़ हो जाएगी जब वो फालतू में कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दें केस की, तब भी जो है रिफ्यूज़ कर दी जाएगी जब काफ़ी बहुत देर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। हमने कहा कि उसको पहले ही देखो, हर अधिकार की जब भी बात करते हैं, चाहे हमें प्लेंट को अमेंड कराना है, चाहे कोई पार्टी ऐड करानी है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व्यक्ति को एक्शन लेना चाहिए जैसे उसे पता चले कि भाई कुछ गलत हुआ है। हमने जुरिस्डिक्शन के केस में भी पढ़ा था, जैसे ही उसको पता लगे कि यहाँ पर हुआ है तो एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी उसको एक्शन लेना पड़ता है। देर हो जाती है तो फिर उसमें कोर्ट हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कह रहे हैं नेचर ऑफ डिस्प्यूट चेंज कर देगा अमेंडमेंट तो भी हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं कोर्ट एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट को अलाउ नहीं करेंगे जब वो मैलाफाइड इंटेंशन के साथ आई हो, ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए आई है, और इसके पहले भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपको दी गई थी कि आप अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर लीजिए, नहीं कर रहे हो तो फिर इसका मतलब जो है क्या होगा, अब अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से रिफ्यूज़ किया जा सकता है। और किस तरीके से एप्लीकेशन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए फ़ाइल होती है, तो पहली बात प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी जा सकता है, जिसको भी अमेंडमेंट कराना हो प्लीडिंग में वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं अमेंडमेंट के लिए कंसर्न सिविल कोर्ट में, और एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के बाद एप्लीकेंट को क्या करना होता है, एप्लीकेशन कोर्ट के सामने कंसर्न सिविल जज के सामने लेके जानी होती है, कोर्ट फ़ी पे करनी होती है। एप्लीकेंट को जो होता है पर्पस ऑफ अल्टरेशन बताना होता है अपनी एप्लीकेशन में। जज रीड करते हैं एप्लीकेशन और उन्हें ये लगता है कि ये जो अल्टरेशन या अमेंडमेंट है ये ज़रूरी है, और रियल क्वेश्चन हमारे पहले ही हमने कहा रियल क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में सेटल करने के लिए ज़रूरी है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो दूसरी मतलब जो व्यक्ति है उसके साथ अन्याय होगा। न्याय के हित में यही है कि इसको अलाउ कर दिया जाए, तो कोर्ट क्या करेंगे, फिर कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि हाँ जी ठीक है अलाउ है, आप अमेंडमेंट कर दो। तो हमने अभी पढ़ा हमारा रूल 18 ये कहता है कि अमेंडमेंट के लिए जब आया तो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड में कहा कोर्ट ने अमेंडमेंट ले आओ, अमेंडमेंट ले आओ। अगर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है तो 14 डेज़ के अंदर अंदर ले आओ, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अब जब अमेंडमेंट करा दिया तो जो अल्टर प्लीडिंग्स हैं उसका जो नोटिस है वो अपोजिट पार्टी के पास जाना ज़रूरी है। जैसे डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट के पास पहुँचाना ज़रूरी है, प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ के पास कि भाई देखो ये चेंज हो गई है प्लीडिंग।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे सब्सिक्वेंट पॉइंट्स। सब्सिक्वेंट पॉइंट का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं राइट ऑफ पार्टी जो है वो डिसाइड होंगे सूट में जब कोर्ट ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि ये जो है और भी पॉइंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी हैं, उनको भी ध्यान देना है, तभी जो है अमेंडमेंट के लिए हम आए हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कोर्ट में आने ज़रूरी हैं, जो कि सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में अराइज हुए, तो फिर उसको भी यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमें देखना है, मैरिट्स नॉट टू बी कंसीडर्ड एट द स्टेज ऑफ द अलाउइंग प्रेयर फॉर अमेंडिंग। तो अमेंडिंग के लिए जब भी कोर्ट जो है अलाउ करती है वो मैरिट्स को ध्यान में नहीं रखती हैं। और कौन अप्लाई कर सकते हैं? प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अमेंडमेंट कौन दे सकता है अलाउ? ये ट्रायल कोर्ट, अपैलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, जिनके पास भी जाती है एप्लीकेशन वो दे सकते हैं। नोटिस टू अपोजिट पार्टी बड़ा ज़रूरी है। नोटिस लीगल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और अगर जो है नोटिस नहीं दिया जाएगा पार्टी को और सुनवाई हो जाती है नई वाली अमेंडेड प्लीडिंग पे, तो वो गलत है। अपोजिट पार्टी के लिए वो क्या है? वो चीज़ गलत है। ठीक है, अब कह रहे हैं, अब यहाँ पर अगर क्या कहना है कि नोटिस हमेशा देना ज़रूरी है, नोटिस देना तो ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन है। कह रहे हैं कि अगर सिर्फ फॉर्मल या फिर टेक्निकल फॉर्म में अमेंडमेंट हुआ है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कोर्ट फी पे नहीं करी थी, या कोर्ट फी उसको लग रहा था कि ये इतनी थी, उसने उतनी दे दी, कम दे दी, ज़्यादा देनी चाहिए थी, तो अगर इस तरीके की कोई टेक्निकलिटी है तो उस केस में नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ रीज़न का मतलब जब अमेंडमेंट को ग्रांट किया जाता है, अमेंडमेंट दिया जाता है, तो कोर्ट को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, रीज़न देखने चाहिए कि वो अलाउ क्यों करे और क्यों अलाउ नहीं करे। मतलब उनको रीज़न रिकॉर्ड करने हैं, क्या उन्होंने परमिशन दी या फिर परमिशन नहीं दी। इसके अलावा लीव टू अमेंड may be granted at any stage of the proceeding and are governed by law of limitation, not governed by law of limitation, है ना। बट ये हमने कर दिया, आपको रूल 17 को हमने प्रोवाइजो के साथ में पढ़ना है। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ रेस जुडिकाटा यहाँ पर अप्लाई नहीं होते अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स पे। वंस इन एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट इज रिजेक्टेड इन मेरिट्स, ए सेकेंड एप्लीकेशन ऑन द सेम पॉइंट इज नॉट मेंटेनेबल, बट इफ देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस। भाई मेरिट के बेस पे अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो कह रहे हैं दूसरी एप्लीकेशन मेरिट के बेस पे नहीं लाओगे, लेकिन हाँ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई तो उसके लिए आप जो है कोर्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी ऑर्डर आता है अलाउ करने का या डिसअलाउ करने का एप्लीकेशन और अमेंडमेंट, इस ना तो वो डिक्री में आता है ना फिर वो अपीलेबल ऑर्डर में आता है। सेक्शन 104 सेक्शन 2 सब हमारी क्लोज 2 तो उसके अंदर नहीं आता, तो कह रहे हैं इसीलिए इसकी कोई अपील नहीं होती। लेकिन हाँ उसकी रिवीजन पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो रिवीजन देख सकते हैं, मतलब उसका अमेंडमेंट को अलाउ किया गया कि नहीं किया गया, उसका रिविजनल पावर हाई कोर्ट के पास है। लेकिन नॉर्मली जो कंडीशंस हैं वहाँ पर हाई कोर्ट नहीं इसमें इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि ये किस चीज़ में आता है, ये अमेंडमेंट वाला हमने पढ़ा ही था, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, तो डिस्क्रिशनरी पावर के साथ में जहाँ छेड़छाड़ हाई कोर्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से रिट में अगर ले जाओगे तो रिट में भी सेम है। हाँ अगर कभी ऐसा होता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है या प्रेजुडिस टू द एप्लीकेंट होता है तो उस केस में कोर्ट अलाउ कर सकते हैं भाई रिट के लिए, अदरवाइज नहीं उसको अलाउ किया जाएगा। फिर होता है डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक। ये क्या कहता है कि जो अमेंडमेंट होता है वो प्लीडिंग के साथ होना चाहिए। प्लीडिंग का मतलब ओरिजिनली जो प्लीडिंग वहाँ पर लगाई गई थी व्यक्ति के द्वारा, उस प्लीडिंग के संदर्भ में अमेंडमेंट होना चाहिए। डॉक्ट्राइन इज नॉट एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड और ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। समझ गए बात को। एन अमेंडमेंट रिलेट्स बैक टू द प्लीडिंग, मतलब किससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए जो प्लीडिंग हमने पहले लेके गई थी। इन अप्रोप्रिएट केसेस द कोर्ट में ऑर्डर दैट द अमेंडमेंट वुड टेक इफेक्ट फ्रॉम the date an application was made or the amendment was allowed and not from the date when the plain or written statement was presented। अब यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पर कोर्ट को उचित लगता है तो कोर्ट ये दे सकते हैं ऑर्डर कि जो अमेंडमेंट है वो कब से शुरू होगा काम करना, उस डेट से जबकि अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन बनाई गई, ना कि उस डेट से जब ओरिजिनली हमने कहा कि यहाँ पर सूट जो है वो फाइल हुआ था, प्लेंट लेकर के आया था व्यक्ति, तब से नहीं, हाँ बल्कि कब से होगा, जब से उसने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन उसको हमने दी। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है, दिलीप कौर वर्सेस मेजर सिंह 1966 का केस है। प्रिंसिपल फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, यहाँ पर 10 प्रिंसिपल आपको दिख रहे हैं। 10th ये कह रहा है कि जो ऊपर के 9 है ये एक्सॉस्टिव नहीं है, ये सिर्फ इलिस्ट्रेटिव है, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अगर हो सकती हैं कवर तो हो जाएंगी, बट थोड़ी सी लिस्ट बता दी उन्होंने। जैसे कि जितने भी अमेंडमेंट है वो अलाउ करनी चाहिए जब नेसेसरी हो रियल कंट्रोवर्सी इन द सूट को डिसाइड करने के लिए। प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है वो
अल्टर नहीं करने चाहिए, सब्सटीट्यूट नहीं करने चाहिए कोज ऑफ एक्शन जो पहले वाले थे उनको। इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी एलिगेशन जो है इन नेगोशिएशन टू द एडमिटेड पोजीशन ऑफ फैक्ट्स और म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स वुड नॉट बी अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड बाय मीन्स ऑफ अमेंडमेंट। मतलब हम अपनी ही बात व्यक्ति जो पहले कुछ कहा था फिर दोबारा कहे, अपनी ही बात व्यक्ति काट नहीं सकता है, ऐसी अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है वो प्रेजुडाइज नहीं होने चाहिए दूसरे पार्टी के लिए, ठीक है, विच कैन नॉट बी कंपेंसेटेड बाय मीन्स ऑफ कॉस्ट। मतलब इतना प्रेजुडाइज इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि अगर उनको कॉस्ट भी हम दे देंगे, उनको हम उनकी जो प्रेजुडाइज होता है उनको, तो उनको हम कुछ कॉस्ट भी पे कर देते हैं, उस कॉस्ट से भी उनका जो दर्द है वो कम नहीं हो पाएगा, तो उस केस में कह रहे हैं कि उस केस में अलाउ नहीं होगा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ऑफ ए क्लेम और रिलीफ बार्ड बाय टाइम शैल नॉट बी अलाउड। तो अगर कहीं पर ऐसा है कि टाइम बार्ड भी है तो फिर उस कह रहे हैं कि उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। नो अमेंडमेंट शुड बी अलाउड विच अमाउंट्स टू रिजल्ट इन डिफीटिंग ए लीगल राइट। ये हमने पढ़ लिया, लीगल राइट नहीं होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी को सफ़र नहीं करना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ, एंड द अमेंडमेंट शुड बी अलाउड टू मिनिमाइज द लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। अगर डिले होता है फाइलिंग करने में पेटिशन में अमेंडमेंट के लिए तो वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कंपेंसेटेड होना चाहिए बाय कॉस्ट। एरर या मिस्टेक विच इफ़ नॉट फ्रॉडलेंट शुड नॉट बी मेड ए ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। तो कि अगर कह रहे हैं कि कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, कोई एरर हुई है, तो उस केस में कह रहे हैं कि अगर ये फ्रॉडलेंट नेचर की नहीं है तो हम ये एरर या मिस्टेक है ऐसा कह करके इसको हम जो ग्राउंड बना के कि हम अमेंडमेंट के लिए अलाउ नहीं करते क्योंकि आप एरर और मिस्टेक को करेक्ट करने लाए हो, वो अलाउ किया जाएगा। इनके कहने का तात्पर्य ये है। तो ये इलस्ट्रेटिव है, ये एक्सॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अभी क्लियर हो गया, नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम फॉलो कर लेना। हो गया हमारा क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।